हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा चैनल मैथ स्टार। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम दर्पण से दूरियां नापने के चिन्ह परिपाटी के नियम, लीनियर मैग्निफिकेशन और दर्पण की पहचान पढ़ेंगे। कैसे जानेंगे कि कोई गोली दर्पण उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है या तो समतल दर्पण है। तो दर्पण की पहचान पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि होता है, हिंदी इसकी होती है रेखीय आवर्धन, और दूरियां नापने के चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे। तो आप पहले पढ़ेंगे दूरियां नापने के चिन्ह परिपाटी का नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दूरियां नापने के चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्हों का नियम, चिन्ह परिपाटी जो करिए, चिन्ह परिपाटी का नियम, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं चिन्हों का नियम, दूरियां नापने का चिन्हों का नियम, या दर्पण से दूरियां नापने के चिन्ह का नियम। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो इसमें देखेंगे कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, इसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण भी आपको बना के समझाएंगे अभी। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, कनकेव मिरर बन गया झकाक से, कनकेव मिरर। अब इसमें जो अगर इसमें ऐसे खींच दें ये, तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको दिखाएंगे पी से, और ये इसका बीच का पार्ट क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है इसका मुख्य फोकस। आप सुनिए, अगर आप मुख्य अक्ष के इधर नापेंगे, ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश कौन कौन के हैं, फोकस दूरी मतलब मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र किसके अनुदिश है, मुख्य अक्ष के अनुदिश है। अब आप देखे थे कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में जब हम वस्तु रखते थे तो वह जो है थी, या तो ऐसे रखते थे, ऐसे मतलब वह मुख्य अक्ष पे जरूर टच करती थी, वस्तु जो थी वह मुख्य अक्ष से टच रहती थी। चलिए, तो जो वस्तु की दूरी होगी वह भी मुख्य अक्ष के अनुदिश ही कही जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर मुख्य अक्ष के अनुदिश हम चलें, मतलब मुख्य अक्ष पर, तो ये जानिए कि जो मुख्य अक्ष के बाईं ओर की दूरी होती है, जैसे फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक दूरी, तो ये सब दूरियां जो होंगी ये ऋणात्मक होंगी। मतलब ध्रुव के, ध्यान रखिए, मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वह सभी ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव क्या होती हैं, निगेटिव ऋणात्मक होती हैं। और जो दाईं ओर की दूरियां नापी जाती हैं वो सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। फिर सुनिए, इसको हम लिख भी दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पहला नियम ये है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। कहां से, ध्रुव से। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं सब कुछ, फिर समझाते हैं आपको। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से, ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला नियम तो ये हो गया। सेकंड पे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड क्या कहता है, इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सेकंड वाला चला जाए, चलिए ठीक है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश, दर्पण के ध्रुव से लिखो, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश
मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ये हो। अब आगे थोड़ा एक और लिख देते, फिर चलते हैं। उसको हम नीचे भी दिख रहा होगा तो लिख देते हैं नीचे ही। तीसरा हम लिखेंगे अवतल दर्पण में UFR ऋणात्मक होता है जबकि उत्तल दर्पण में FR धनात्मक तथा U ऋणात्मक होता है। तो आधा तो आपको लिखकर जो लिखे हैं इसको देखकर पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा। अब आधा हम भी समझा देते हैं। क्या समझना है इसमें देखिए। पहला तो ये है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जाएंगी। कहां से? P से। जितनी भी दूरियां इसमें होंगी सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? ध्रुव P से। ठीक। और दूसरा नियम जो है वो ये है कि दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मतलब इस तरफ जो है ये देखो, ऐसे आप ध्रुव के पास आए, ये देखिए अभी ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो इधर की जितनी भी डिस्टेंस है वो कैसे मापी जाएंगी? निगेटिव। ठीक। इधर की पॉजिटिव। वैसे अगर आप देखें तो अवतल दर्पण की जो छठवीं कंडीशन है उसमें ही जो इमेज बनता है वह दर्पण के पीछे होता है। अर्थात छठवीं कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बताओ? धनात्मक। अब बाकी सभी पूरा सब कुछ अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक। एक कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती, बाकी सब कुछ ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण हम फिगर से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको फिगर से। तो अगर उत्तल दर्पण की हम लोग बात करें तो उसमें भी ये नियम जो है लागू होगा। चलिए देखिए, सुनिए, समझिए। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कन्वेक्स कर दीजिए। अब आप दोनों फिगर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों फिगर बनाना है आपको। एक बार बना के फिर बनाना, पहले फिगर बनाना है दोनों, उसके बाद इसको लिखना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ध्रुव। और उत्तल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र क्या होता है? पीछे की ओर होता है। तो
ये हो गया वक्रता केंद्र, इसके बीच में यहाँ पे होगा मुख्य फोकस। तो आप देख ही रहे हैं कि ध्रुव के यहाँ दाईं ओर मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है। तो इसका मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की क्या होंगी, ऋणात्मक। और यहाँ पे हम लिखे भी आगे चल करके कि अवतल दर्पण में UFR, V फ्री नहीं लिखे क्योंकि V जो होता है अवतल दर्पण के एक कंडीशन में धनात्मक होता है, यहाँ पीछे बनता है इमेज, इसलिए V नहीं लिखे, नहीं V हो जाता। तो अवतल दर्पण में UFR ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यहाँ लिख दीजिए, उत्तल दर्पण में FR मतलब फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या धनात्मक तथा U ऋणात्मक होता है। U मतलब वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक क्यों होगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है। जानते हैं ना, वस्तु हमेशा लेफ्ट में ही रखी जाएगी, बाईं ओर। इसलिए वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। अब आप दोनों फिगर बना चुके हो तो इसको अब आप लिख लीजिए, ठीक। और जो समझ ना आए उसको कमेंट कर दीजिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसकी हिंदी होती है रेखीय आवर्धन। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग में, हम बात करने वाले हैं रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जानिए कि रेखीय आवर्धन को M से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भाई जान लेते हैं उसे स्मॉल m, कैपिटल M, स्मॉल m। अब आइए देखते हैं कि रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये कहते किसे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सुनिए, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जितने गुना बड़ा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जितना गुना बड़ा होता है उसे ही बोलते हैं रेखीय आवर्धन। फिर एक बार सुनिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जितना बड़ा होता है उसे ही बोलते हैं रेखीय आवर्धन। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितने गुना होता है, बड़ा मत कहिए, कभी छोटा भी होता है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितने गुना होता है उसे ही बोलते हैं रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर ले लें, मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। कोई वस्तु है जो मिरर के सामने रखी है और उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, और मान लीजिए जो वस्तु है वो वस्तु की लंबाई तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर, बॉडी की लेंथ है ये, और जो इमेज बन रहा है इसका उसकी लेंथ हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर हो गई, किसकी, इमेज की। तो अब आप बताइए कि इमेज की लंबाई वस्तु की लंबाई के कितने गुना है, आधा गुना, हाफ गुना। तो यहाँ पे 1/2 गुना। कैसे, हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 1/2 गुना है, ठीक। और ऐसे अगर एग्जाम्पल और लें हम, मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ये बॉडी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रहा है इसका उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। या ऐसा करिए कि 24 मान लेते हैं, 24 या 36 मान लीजिए, चलो ये किसकी है, इमेज की। तो अब बताइए रेखीय आवर्धन कितना होगा, 36/12 कितना हो जाएगा 3। तो रेखीय आवर्धन का मतलब मान क्या हो जाएगा 3।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है। एक बार फिर बता रहे हैं, रेखीय आवर्धन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कितने गुना है। ये तो समझने के लिए हो गया, हो सकता है अगर आप लिखना हो तो लिख भी लीजिए, इसको बोल दिए हम। और जो किताबों में डिफिनेशन देता है उसको भी हम पढ़ा देते हैं आपको। क्या? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अथवा एक डिफिनेशन और दे देता है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अथवा करके आप एक और लिख सकते हैं। अथवा में, अथवा हम क्या लिखेंगे, सुनिए। अभी आपको बताए थे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, उसको लिखने के बाद इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? m से। किससे? m से। तो रेखीय आवर्धन को किससे दिखाते हैं? m से। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो m इज इक्वल होता है प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ बॉडी, लेंथ ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और लेंथ ऑफ बॉडी मतलब वस्तु की लंबाई। तो अनुपात मतलब बटा होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, अनुपात अपान में हो जाएगा। ये अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, या ये भी कह सकते हैं आप कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपान डिस्टेंस ऑफ बॉडी। अब डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं, कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, इसको हम आपको पहले इसके बता चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके। अब तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ बॉडी, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसको दिखाएंगे m से। अब सुनिए, लेंथ ऑफ इमेज को दिखाते हैं I से और वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं। इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं V से, ये V हो जाएगा, अपान वस्तु की दूरी को दिखाते हैं U से, U हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया, m इज इक्वल I अपान O इज इक्वल V अपान U। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल I अपान O, और एक क्या हो जाएगा, m इज इक्वल V अपान, जल्दी बोलिए, खट्टर बोलिए, सट्टर बोलिए, U। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग चलेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, मतलब दर्पण की पहचान। कैसे जानेंगे कोई दर्पण कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है या प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर में नहीं आता है। स्फेरिकल मिरर का केवल दो ही पार्ट होता है, कौन कौन? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। और प्लेन मिरर
अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है प्लेन मिरर। चलिए, तो ऐसे तो हम लोग कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों की आइडेंटिफिकेशन जानते हैं, दोनों की पहचान कर सकते हैं। कैसे? डिफिनीशन ही है कि जीव दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। और जीव दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। लेकिन ये तो ठीक है, ये भी सही है। इसमें भी एक मेथड में ये जो दबा हुआ तल है और उभरा हुआ तल, इसको हम स्पर्श करके, दर्पण को स्पर्श करके जान सकते हैं कि किस दर्पण का तल दबा हुआ है। कौन तल? परावर्तक तल। कौन तल दबा हुआ है और कौन तल उभरा हुआ है, ये हम स्पर्श करके जान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर में ये भी देखेंगे कि दर्पण को देख करके कैसे बताएंगे कि ये उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण, बिना टच किए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हेडिंग कर लीजिए आप लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, हिंदी इसकी होगी दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान। चलिए, तो पहला जो मेथड है पहचानने का, वो है टचिंग। वो क्या है? टचिंग। टच करके हिंदी क्या होगी? स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा। तो स्पर्श करके कैसे जानेंगे इसको? जैसे बताया अभी आपको कि इसको आप जानते भी हैं कि जब स्पर्श करेंगे तो अगर परावर्तक तल दबा हुआ होगा तो कनकेव मिरर, उभरा हुआ होगा तो कन्वेक्स मिरर, ना तो दबा हुआ होगा ना तो उभरा हुआ मतलब प्लेन होगा तो प्लेन मिरर। तो वही इसमें लिख देते हैं और लिख के एक बार और समझा देते हैं। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, यस, हाँ ठीक है। या इसको मिटाइए पहले, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। इसमें सुनिए कैसे लिखना है, थोड़ा एक लाइन और लिख देते हैं आगे। जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श किया जाता है। आप लोग भी हमारे साथ लिखते चलिए, ठीक है? हमारे साथ आप लोग लिखते चलिए। तो स्पर्श क्या आता है? यदि स्पर्श करने पर परावर्तक तल दबा हुआ होता है तो उसे कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते कामा। यदि
परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आगे सुनिए, और ये ना तो उभरा हुआ हो और ना ही दबा हुआ, तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो और यदि ना तो उभरा हुआ हो या ऐसा, और यदि परावर्तक तल, और यदि परावर्तक तल ना तो दबा हुआ हो, ना तो दबा हुआ हो, और ना ही उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? समतल दर्पण। लिखने से आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम बताया भी आपको कि जीव दर्पण की पहचान करनी होती है, उसके परावर्तक तल को स्पर्श किया जाता है। यदि स्पर्श करने पर परावर्तक तल दबा हुआ महसूस होता है, दबा हुआ यहाँ पे महसूस होता, लिखिए महसूस होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक तल यहाँ पे होगा उभरा हुआ होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा? उत्तल दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक तल ना तो दबा हुआ हो, हुआ 2 बार हो गया, हुआ है, ना तो दबा हुआ हो, और ना ही उभरा हुआ हो। आज बहुत गलती हो रही भाई। और ना ही उभरा हुआ हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर बता देते हैं आपको कि जिस दर्पण को आपको जानना हो कि अगर मान लो कोई दर्पण गोली दर्पण, ठीक, या कोई भी दर्पण हो बस उसको आप चेक करना हो कि ये कौन सा दर्पण है, कनकेव है, कन्वेक्स है, प्लेन है। तो जिधर पेंट ना किया रहे उधर दर्पण को टच करिए। टच करने पर अगर आपको लगे कि ये दबा हुआ तल है, तो वह दर्पण कौन दर्पण होगा? अवतल। और यदि आपको लगे ये तल जो है उभरा हुआ है, तो दर्पण होगा उत्तल। और यदि आपको लगे कि ये तो ना तो उभरा हुआ है ना तो दबा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक। और अगर आपको जानना हो कि एक तरीका और सुनिए, जैसे अगर आपको महसूस ना हो पा रहा हो टच करने पर, तो क्या करना है सुनिए। एक स्किल लेना है, एक स्किल लेना है जो पटरी हम लोग बोलते हैं, और पटरी को परावर्तक तल पर रख देना है, बड़ी पटरी परावर्तक तल पर रख देना है। यदि उसके बीच का भाग जो है, ध्यान रखिएगा, बीच का भाग में खाली रहता है, ध्यान रखिए, सुनिएगा। जैसे इसमें बोर्ड है, पूरा प्लेन है, इसमें इसको रखेंगे तो पूरा हर तरफ पूरा बैठ जाएगा इसी में। ठीक। तो अगर आप पट्टी रखने पर पूरी तरह से बैठ जाता है, कहीं भी नीचे छिद्र नहीं रह जाता है, तो दर्पण प्लेन मिरर होगा। और यदि बीच में छिद्र रह जाता है, ध्यान सुनिएगा, बीच में छिद्र रह जाता है, तो इसका मतलब अंदर बीच में दबा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और यदि बीच में उठा हुआ है, अगल बगल छिद्र रह जाता है, मतलब थोड़ा पटरी जो तल है उसको टच नहीं कर पा रही पूरी तरह से, कहाँ? बगल बगल, तो इसका मतलब बीच का भाग उठा हुआ है
और उसको क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो इसमें तो टचिंग मेथड आप लिख लिए, टचिंग मेथड लिख लिए। अब आप हेडिंग कर लीजिए सीइंग, मतलब देख कर कैसे जानेंगे, क्या देख कर कैसे जानेंगे कि ये दर्पण कौन सा दर्पण है। तो हेडिंग कर लिए होंगे आप, हेडिंग करिए देख कर, सीइंग। इसमें सुनिए, जिस दर्पण की पहचान आपको करनी हो उसके पास, एकदम पास, जितना पास आप ले जा सको, एक वस्तु को ले जाइए, उसके सामने एक वस्तु को ले जाइए और उसके बाद उस वस्तु को धीरे धीरे दूर ले जाइए। यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता है, तो जिस दर्पण के पास आप वस्तु को ले गए हैं वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, सीधा मतलब क्या कि वस्तु को आपको कहां तक लाना है, मैक्सिमम खींचते हुए कहां तक लाना है, मुख्य फोकस तक, मतलब शुरुआत में जो है प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा। तो उस मतलब क्या कि जब आप बताए थे आपको, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये इसका हो गया ध्रुव, और ये हो गया मुख्य फोकस मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर आप वस्तु रखेंगे तो उसका जो इमेज है वो सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसको हम कंडीशन में आपको पढ़ाए थे कि अत्यधिक बड़ा बनेगा ना। तो अगर आप इसके पास ले आने के बाद दूर ले आते हैं तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता, बहुत बड़ा बनता है वस्तु की अपेक्षा, तो वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल। ठीक है, क्योंकि अवतल में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और यदि वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा हो जाता है, छोटा होता जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जितना दूर वस्तु ले जाएंगे प्रतिबिंब उतना छोटा होता जाएगा। तो दूर ले जाने पर अगर प्रतिबिंब छोटा हो जाए, वस्तु से, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता जाए, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। और यदि वस्तु का जो इमेज है, प्रतिबिंब, वह ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, जो इमेज है वह ना तो घटे और ना ही बढ़े, तो उसे बोलेंगे समतल दर्पण। अगर प्रतिबिंब ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। चलिए, तो हेडिंग आप लोग डाल दिए होंगे। अब आप लिखिए, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके पास, अर्थात सामने, एक वस्तु को ले जाते हैं और फिर वस्तु को धीरे धीरे उससे दूर ले जाते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान रखिए, यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, सीधा ध्यान रखिएगा, सीधा का मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है वह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही होनी चाहिए। आपको मुख्य पास से यहाँ तक ले जाना है। उसके बाद तो आप देखे थे अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसे बनता था, बड़ा बनता था वक्रता केंद्र के अगर इधर लाओगे तो, लेकिन उतना बड़ा नहीं रहेगा। ठीक, ज्यादा दूर ले जाओगे तो इसमें अवतल दर्पण में भी इमेज छोटा होने लगेगा। वक्रता केंद्र से आप इधर ले गए तो इमेज छोटा बनने लगेगा। तो कहाँ तो लिखे थे, यदि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, कहलाएगा। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता जाता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है तो वह दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। एक बार फिर मिलाइए, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके पास वस्तु को ले जाते हैं और फिर वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाते हैं। यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब का आकार घटता जाता है तो वह प्रतिबिंब, वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है तो वह अवतल दर्पण होगा। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है तो वह समतल दर्पण होगा। तो आप लिख लिए होंगे, इस दूसरे बार में उत्तल पहले कह दिए और अवतल बाद में किए हैं।
नो कंफ्यूजन। तो चलिए चलते हैं आगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मिरर। तो जो मिरर हम लोग पढ़े अभी तक, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर भी कुछ पढ़े थे, उसका यूज क्या होता है, क्योंकि साइंस में कोई चीज तभी बनती है जब इसका यूज होता है। प्रयोग करने के लिए, कोई लाभ उठाने के लिए साइंस में खोजें होती हैं। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई तो उसकी दवा बनेगी, क्यों? क्योंकि आपको उस बीमारी से छुटकारा दिलाया जाए, आपको उस बीमारी से क्या कर दिया जाए, छुटकारा दिलाया जाए। तो इसीलिए इसी तरह दर्पण की भी खोज आवश्यकता के लिए ही की गई है। जो दर्पण बनाया गया, खोज का अर्थ क्या, दर्पण बनाया गया है। तो दर्पण जो बनाया गया है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये आवश्यकता के लिए, जो मनुष्य के जीवन में प्रयोग के लिए इसको बनाया गया। तो आइए देखते हैं, एक दो प्रयोग उसमें हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यूज ऑफ कनकेव मिरर। यूज ऑफ कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, पहले समझ लीजिए। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि जब कोई वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा तथा सीधा बनता है। तो आप पढ़ने से समझ गए होंगे कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। जिसको मान लीजिए जिसकी दाढ़ी बनानी होती है, उसको अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बैठा दिया जाता है। जो नाई होते हैं उसी बीच में बैठा देते हैं। किसके किसके बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। और जब बैठा देते हैं तो उसका जो इमेज होता है, जो उसके फेस का इमेज होता है, दर्पण में बनता है दर्पण के द्वारा, वो अत्यधिक बड़ा होता है, जिससे कि छोटी छोटी दाढ़ी भी अच्छी प्रकार भली भांति दिख पाती है और नाई उसको अच्छी तरह से सेट कर पाता है, अच्छी तरह से काट पाता है। तो इसलिए जो नाई होते हैं वे दाढ़ी बनाने के लिए, बाल काटने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वैसे कई नाई जो ग्रामीण होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, वो तो समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन सही माना जाए तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो बड़ी बड़ी नाई की दुकानें हैं, सैलून जो खुले हैं, उसमें अवतल दर्पण होता है। ठीक, तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। एक एक यूज देखते हैं, बहुत है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या है। उत्तल दर्पण जो होता है उसमें बहुत बड़े क्षेत्र की तस्वीर, इमेज बहुत ही छोटे क्षेत्र में बन जाती है। जैसे जो अभी आपको पहले ही बताए थे कि जो मोटरसाइकिल और कार के बगल के सीट में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो आप देखते हैं कि जो उसमें लगा होता है दर्पण, उसमें पीछे की काफी बड़ी बड़ी चीजें दिखती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति इतना बड़ा सा है, लेकिन उस छोटे से इतना जो दर्पण है, एक मान लीजिए 12 इंच का जो दर्पण है, उसमें वो बड़ा व्यक्ति भी दिखता है। और कोई कार आ रही है, कोई ट्रक आ रही है, तब भी उसमें वो दिखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें काफी बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बहुत ही छोटे क्षेत्र में बन जाता है। ठीक, इसको हम पढ़ाए भी थे कि आप देखे थे कि उत्तल दर्पण में जो इमेज होती है हमेशा वस्तु से छोटी ही होती है, अर्थात वस्तु बड़ी होगी तो इमेज छोटी। तो इसीलिए जो कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, मोटर होती है और ट्रक होते हैं, उनमें चालक के सीट के बगल उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर लगा होता है। तो वही इसमें लिखा भी हुआ है क्या, उत्तल दर्पण से काफी बड़े क्षेत्र के वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। ठीक, बड़ी बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में, एकदम छोटा, इतनी बड़ा और इतने छोटे में बन जाएगा। एक 12 इंच का दर्पण रहेगा, उसमें तुम्हारा जो इतना बड़ा थोबड़ा है ना, उसमें वो दिखेगा। ठीक, हमारा भी इतना बड़ा थोबड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए मोटर, कार तथा ट्रक के सीट के बगल उत्तल दर्पण लगा होता है। बस एक बहुत है, एक एक और कर दे क्या।
चलिए ठीक है, आप कह रहे थे कि और लिखा देते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो यूज ऑफ कनकेव में इसका दूसरा प्रयोग अगर देखा जाए तो दूसरे प्रयोग में हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर जो कान, नाक, गला, इन सब का जो जांच करते हैं वो कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं आंख, कान, नाक, गला का जांच करने वाले, वे कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऐसे मोबाइल आ कर दिए, आ करने के बाद वो दर्पण आपके मुंह के सामने किए, तो जो आपके और मुंह में टार्च मारेंगे तो जो आपका अंदर का भाग रहेगा, मुंह के अंदर का भाग, गले तक का, वो जो है उसका प्रतिबिंब दर्पण में बन जाएगा। और दर्पण बन जाएगा तो उस प्रतिबिंब कैसा रहेगा? बड़ा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बताए थे कि कनकेव मिरर के सेंटर और ध्रुव के बीच में चाहे जहां आप वस्तु को रखोगे, प्रतिबिंब जो है बड़ा ही बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब जो है वह कैसे बनेगा? बड़ा। अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है तो और अत्यधिक बड़ा होता है। सॉरी, मुख्य फोकस पर रखा होता है तो अत्यधिक बड़ा होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा केवल बड़ा होता है। चलिए, तो इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वे मरीज के मुंह के सामने, मान लीजिए गले का जांच करना है तो मुंह के सामने अवतल दर्पण लगाते हैं और अंदर टार्च मारते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा सा दर्पण में दिख जाता है, अवतल दर्पण में दिख जाता है। अर्थात जो डॉक्टर होते हैं वे नाक, कान, गले आदि का जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं। इसमें आप जो लिखिएगा इसमें, तो ये फर्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर डाल के हेडिंग उसी में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, अवतल वाले में दूसरा नंबर प्रयोग लिखिएगा। ओ हाँ, प्रयोग। तो दूसरा नंबर क्या है? डॉक्टर नाक, कान, गला, डॉक्टर नाक, कान, गला आदि का जांच करने के लिए, क्या करने के लिए? जांच करने के लिए, जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे और इसको आप लिख लीजिए दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब इसका भी एक हो जाए। जब कनकेव ने लिखा दिए हैं तो कन्वेक्स का भी देख लिया जाए। तो कन्वेक्स में दूसरा प्रयोग ले लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो सड़क होती है, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं शहरों में या ग्रामीण में भी आजकल लगी होती हैं, उसमें जो लाइट लगी होती है सड़क के बगल बगल, उस लाइट के पीछे वाले पार्ट पे, जैसे आगे मान लीजिए ऐसे लाइट लगी हुई है तो पीछे वाले पार्ट पे उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्यों? समझिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए ये एक उत्तल दर्पण है, इसमें पेंट अंदर की ओर क्या रहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है, किरणें ऐसे जा रही हैं, तो किरणें आप देखे थे, जितने भी कंडीशन देखे थे उसमें किरणें टकराने के बाद जो थी वो सब फैल रही थी, बड़े क्षेत्र में फैल रही थी किरणें। क्या हो रही थी? फैल रही थी। इसका मतलब अगर उत्तल दर्पण से जो किरणें टकराती हैं वो फैलती हैं बड़े क्षेत्र में। हो ऐसे ही इधर जाएगी, इधर दर्पण इतना छोटा सा, किरणें इतना इसी इधर उधर जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब जो उत्तल दर्पण होता है किरणों को फैला देता है। तो जो लैंप लगे होते हैं सड़क के बगल, उसमें पीछे जो उसके होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या करता है? किरणों को फैला देता है, जिससे कि काफी बड़े क्षेत्र में प्रकाश दिखता है। एक बार फिर सुनिए, जो सड़क में के बगल लैंप लगे होते हैं, लाइट लगी होती हैं, उनमें उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वह किरणों को फैला देता है, जिससे काफी बड़े क्षेत्र में प्रकाश फैल सके और काफी बड़ा क्षेत्र प्रकाशित हो सके। चलिए, तो इसको भी लिख लेना आप। तो 2 नंबर इसमें अब आप
अवतल लिख चुके होंगे। अवतल लिखने के बाद हेडिंग करिएगा यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, और यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर में आपको 2 नंबर हेडिंग करके लिखना है। चलो लिखिए, सड़क के बगल लगे लैंपों में, सड़क के बगल लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रकाश काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे कि प्रकाश काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। बस, तो इसमें इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, ध्यान रखिएगा। लेंस जो लोग, कुछ लोग चश्मा पहनते होंगे, स्टूडेंट कुछ होंगे चश्मा पहनते होंगे, तो उनके लिए लेंस जो टॉपिक है बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं आगे।